नमस्कार, यूएसएन के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एनवी शर्मा। आज रक्तदान श्रेष्ठ दान के बदले एक नया नारा लगने लगा है और खासकर कोविड पैंडेमिक के बीच में नारा कुछ ज़्यादा ही उठ रहा है और वो है प्लाज्मा दान सबसे श्रेष्ठ दान। तो प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा डोनेशन क्यों करनी चाहिए, हमने किस लिए करनी चाहिए और कौन से पेशेंट से हमने प्लाज्मा कलेक्ट करनी चाहिए, ये सारी बातों को लेकर हेडगेवार ब्लड बैंक के मेडिकल एडवाइज़र डॉक्टर विजय कुमार तुंगार और साथ में डॉक्टर सोनी मैडम भी, हर्षा सोनी यहाँ पर आई है जो वहाँ की एक मेडिकल ऑफिसर है। कुछ देर बाद हमसे जुड़ेंगे हेडगेवार ब्लड बैंक के सेक्रेटरी श्री अशोक पत्की साहब। सबसे पहले आपका स्वागत करता हूँ मैं। और मैडम, इफ आई कुड बिगिन विथ यू कि ये प्लाज्मा कन्वलेसेंट प्लाज्मा क्या होता है? देखिए सर, प्लाज्मा जो है ये अपना ब्लड का ही एक पार्ट है और अगर हम कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा की बात करें तो ये ह्यूमन प्लाज्मा है जो कि कोविड-19 पेशेंट से, जो कोविड-19 इन्फेक्शन से जो रिकवर हो चुके हैं, ऐसे पेशेंट से कलेक्ट किया हुआ प्लाज्मा जो है वो कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा कहलाता है। इस प्लाज्मा में कोविड के अगेंस्ट एंटीबॉडीज होती हैं जो कि पेशेंट्स के लिए ट्रांसफ्यूजन में हेल्पफुल होती है। हमारे दर्शकों को समझना चाहिए, इसलिए एंटीबॉडीज क्या चीज़ होती है वो ज़रा समझा दीजिए। एंटीबॉडीज सर अपने बॉडी का एक रिस्पॉन्स है इन्फेक्शन को, या एंटीजन जिसे हम कहते हैं। हमारी इम्यून सिस्टम जो होती है वो इन्फेक्शन से लड़ने के लिए कुछ घटक अपने शरीर में या ब्लड में निर्माण करते हैं जो कि फाइट करते हैं डिफरेंट इन्फेक्शंस के अगेंस्ट में, तो उसे एंटीबॉडीज कहते हैं। मतलब इट हैज नथिंग टू डू विद व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स? नो, इट हैज डेफिनेटली टू डू विद द व्हाइट ब्लड सेल्स, बिकॉज व्हाइट ब्लड सेल्स जो है वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है इन्फेक्शंस के अगेंस्ट में, और उसी से एक प्लाज्मा सेल जो होती हैं हमारी बॉडी में वो अलग अलग एंटीबॉडीज जो है वो तैयार करती हैं। जी, तो ये कह सकते हैं कि प्लाज्मा जो है वो प्रोटीन युक्त है सब? जी, अपने ब्लड में डिफरेंट मिनरल्स और प्रोटीन्स होते हैं, वो प्लाज्मा में ही होते हैं और लगभग 90 to 99% प्लाज्मा जो है वो पानी से बना हुआ होता है और बाकी पार्ट जो है उसमें मिनरल्स और प्रोटीन्स होते हैं। जी, हम वापस आपकी तरफ आते हैं, लेकिन उससे पहले मैं डॉक्टर तुंगार से मुखातिब होना चाहता हूँ और पूछना चाहता हूँ कि सर, ये कोविड-19 पेशेंट्स को क्योर करता है क्या प्लाज्मा, अगर डोनेशन दिया भी, नंबर 1, और किस टाइप के पेशेंट्स पर ज़्यादा कारगर है? फॉर एग्जांपल कोई माइल्ड होगा, कोई सीवियर होगा, कोई मीडियम लेवल का होगा, तो किस किस्म के पेशेंट्स को ज़्यादा लाभदायक है? इस सवाल से यदि आप ये जानना चाहते हैं कि क्या कन्वलेसेंट प्लाज्मा देने के बाद में मरीज पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, यानी जिसको क्योर कहते हैं, ये इसीलिए पूछ रहा हूँ सर आपसे, क्योंकि अभी तक सर्वे के मुताबिक पाया गया है कि ओनली 30 to 40% ही सक्सेस रेशियो है इसका। तो मुझे इसके बारे में ये कहना है कि अभी तक ये एक्सपेरिमेंटल स्टेज में है, हमें अभी तक पूरी तरह पता नहीं चला कि ये क्योर करता है कि नहीं, पर इतना ज़रूर जानते हैं कि जो पेशेंट की कंडीशन है, पेशेंट को हम 3 कंडीशंस में डिवाइड कर सकते हैं: माइल्ड पेशेंट्स, मॉडरेट पेशेंट्स और सीवियर पेशेंट्स। तो ICMR का, जिन्होंने सब गाइडलाइंस दिए हैं हमारे कन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी के लिए, उनमें उन्होंने कहा है कि माइल्ड जो पेशेंट्स हैं उनको देने से कोई फ़ायदा, उनको देने की ज़रूरत नहीं है, और जो सीवियर पेशेंट्स हैं उनको देखा गया है कि इनमें उनका ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है। इट इज़ स्टिल द एक्सपेरिमेंटल स्टेज। सबसे ज़्यादा फ़ायदा जिनको मॉडरेट बीमारी है, मॉडरेट कोरोना है, उनमें सबसे ज़्यादा उसका फ़ायदा पाया गया है। और मॉडरेट के डेफिनेशन ऐसे हैं कि उसका जो ऑक्सीजन सैचुरेशन है थोड़ा कम हो गया है, उसको थोड़ा सा जो उसका चेस्ट में थोड़ा कंजेशन है, ऐसे लोगों को जो वेंटिलेटर पर वगैरह हैं उनमें ऐसा देखा गया है कि इसका बहुत कम फायदा होता है। जी हाँ सर, आपने ऑक्सीजन की बात की, क्या लेवल होनी चाहिए ऑक्सीजन फॉर अ नॉर्मल पर्सन? फॉर नॉर्मल पर्सन दी सैचुरेशन, ऑक्सीजन सैचुरेशन अराउंड 98 to 100%। जी, लेकिन उससे कम कहाँ तक सीवियर हो जाए? 95% तक हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, बाउंड्री लाइन पर 95 से नीचे जब 90-92 जाता है तो हम उसको डेफिनेटली बहुत लो कहते हैं, बिकॉज दैट इज द टाइम और दैट इज द लेवल एट विच द पेशेंट इज इन ट्रबल। अच्छा मैडम, जैसे पेशेंट फुल्ली रिकवर हो गया है और वो वापस घर गया, नेगेटिव पाया गया बाद में, क्या वो डोनेट कर सकता है ब्लड? हाँ जी, बिल्कुल। ब्लड डोनेशन या प्लाज्मा डोनेशन जिसे अभी हम बात कर रहे हैं, फुल्ली रिकवर होने के 28 दिन बाद जो है वो पेशेंट ऐसा बिल्कुल अपना प्लाज्मा डोनेट कर सकता है। उसके लिए ICMR की और ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स डिपार्टमेंट की कुछ गाइडलाइंस हैं। वो गाइडलाइन अगर वो क्राइटेरियाज पूरा वो डोनर फुलफिल कर रहा है तो बिल्कुल वो प्लाज्मा डोनेट कर सकता है। मतलब वो रिकवर कम्प्लीटली हो गया, एक सर्टिफाइड
जी, ये जी। रिकवर्ड पेशेंट है वो कर सकता है कुछ गाइडलाइंस की बात कर रहे थे आप, तो जी। क्या गाइडलाइंस ICMR की गाइडलाइंस हैं सर प्लाज्मा डोनेशंस के लिए। उन्होंने कहा है कि उसमें एक डॉक्यूमेंटेड एविडेंस आपके होना चाहिए कि वो पेशेंट जो है वो कोविड-19 से इन्फेक्टेड था और असिम्टोमेटिक होके उसे अगर 28 डेज हो चुके हैं तो उसके बाद वो प्लाज्मा डोनेशन कर सकता है। और बेसिक जो डोनर सिलेक्शन के क्राइटेरियाज है वो उसे मैंडेटरीली फुलफिल होने चाहिए, जैसे कि हीमोग्लोबिन 12.5 ग्राम% से ज़्यादा होना चाहिए, डोनर का वेट हो गया, कुछ मेडिकल हिस्ट्री उसकी ली जाती है, ये सारे अगर वो फुलफिल कर रहा है तो वो बिल्कुल प्लाज्मा डोनेट कर सकता है। कुछ टेस्ट्स भी डोनर के ब्लड के ऊपर परफॉर्म किए जाते हैं प्लाज्मा डोनेशन के पहले, जैसे कि एंटीबॉडीज़ की हम बात कर रहे थे, वो एंटीबॉडीज़ की मात्रा कितनी है वो भी देखी जाती है और सीरम में प्रोटीन कितने हैं वो भी देखे जाते हैं। तो अलग अलग टेस्ट भी परफॉर्म होते हैं और सारे वो अगर क्राइटेरियाज फुलफिल कर रहा है तो ही वो प्लाज्मा डोनेशन कर सकता है। तो क्या यहाँ कोई एज क्राइटेरिया, क्योंकि कई सीनियर सिटीजन्स को भी कोविड हो जाता है और रिकवर भी हुए, बिकॉज़ वी हैव इन पेपर्स कि भाई 92 ईयर 100 ईयर ओल्ड पेशेंट भी रिकवर हुआ। जी बिल्कुल बिल्कुल। हम अपने देश की बात करें सर तो 18 से बाद हम कंसेंट देने के लिए काबिल हैं, तो मिनिमम एज जो है वो मोर देन 18 ईयर्स होना चाहिए, मैक्सिमम अप टू 60 ईयर्स कर सकते हैं, बट हम अपने ब्लड बैंक में डोनर की सेफ्टी को देखते हुए 55 तक के डोनर्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं। जी, मतलब जैसे सीनियर सिटीजन से अबाउट 60 वगैरह तो कोई काम के जी नहीं, उनका नहीं ले पाएंगे। जी जी। सर डोनर्स को कैसे आप स्क्रीन करते हो और बाद में कौन कौन से टेस्ट कैरी आउट करते हो जिस वजह से साबित होता है कि ये जी फिट फॉर डोनेशन? बहुत अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि इसमें ऐसा है जैसे डॉक्टर सोनी ने भी बताया कि हमको बेसिकली ICMR ने और नाइको ने और FDA ने जो गाइडलाइंस दी हैं ब्लड डोनेशन के लिए, ब्लड डोनेशन एज सच, वो गाइडलाइंस तो हमने पूरी करनी ही है। उसके सिवाय यदि कन्वल्सेंट प्लाज्मा लेना है, कलेक्ट करना है, तो उसके लिए जो गाइडलाइंस दी हैं वो ऐसी हैं कि एक तो एक डॉक्यूमेंटेड प्रूफ चाहिए कि उसको कोरोना हुआ था, दूसरा उसके बाद में 28 दिन पूरे हो गए हैं वो रिकवर होने के बाद में, वो हमको देखना पड़ता है, और वो 28 दिन के बाद में कभी भी ब्लड डोनेट कर सकता है। पर स्क्रीनिंग की जहाँ तक बात आती है यानी कन्वल्सेंट प्लाज्मा की, वहाँ पर 4 टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले यानी उसके एंटीबॉडी कन्वल्सेंट यानी कोरोना एंटी कोरोना एंटीबॉडीज कितनी है उसका हमको प्रमाण देखना पड़ता है, और ये प्रमाण ICMR ने दिया है 1 in 640, यानी 1 में 640, दैट इज द प्रोपोर्शन मिनिमम दैट कैन हेल्प पेशेंट ऑफ कोरोना। दूसरा उन्होंने गाइडलाइन दिया है कि उसका जो सीरम प्रोटीन है, क्योंकि क्या होता है प्लाज्मा में जो हम प्लाज्मा कलेक्ट करते हैं उसमें प्रोटीन भी जाता है, तो जिसका प्रोटीन कम से कम 6 ग्राम पर डेसीलीटर है वो सिर्फ ब्लड डोनेट कर सकता है। और तीसरी बात मुख्य है जो ट्रांसफ्यूजन देने के बाद में जो रोग हो सकते हैं उनका स्क्रीनिंग भी हमने करना है, जिसको हम TTI कहते हैं। इसमें HIV, HBS, EG, HCV और सिफिलिस और मलेरिया ऐसी सब चीज़ें। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ उसमें ऐसी है कि उसका जो वज़न है वो उसके हिसाब से वो प्लाज्मा कलेक्ट किया जाता है, और हम उससे यानी ये सब गाइडलाइंस तो हमने यानी रखनी है, पालना ही है, उसके सिवाय हम उसको नहीं ले सकते हैं। जी सर, साथ ही साथ ये भी जानना चाहते हैं ब्लड में 55% है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 55% तो प्लाज्मा ही जी, बाकी 45% जो है दूसरे कंपोनेंट्स हैं। तो एक बार हमने प्लाज्मा निकाल लिया तो बाकी जो रिमेनिंग ब्लड है तो वो ब्लड कोई काम का है या फिर बाद में ऑर्डिनरी ब्लड डोनेशंस में वो काम आता है? नहीं, बिल्कुल पूरी तरह से ब्लड डोनेशन क्या है, ये जो प्लाज्मा कलेक्ट करते हैं इसमें हम सिर्फ प्लाज्मा ले रहे हैं, बाकी के उसके जो RBCs है या उसके बाकी जो प्लेटलेट्स है वो सब उसके मशीन के साथ उसके बॉडी में वापस चले जाते हैं, एंड दैट दे कैन बी यूज्ड अगेन। ऐसा है एक्चुअली जो ICMR की गाइडलाइंस है उन्होंने कहा है कि हर 15 दिन में वो प्लाज्मा डोनेट कर सकता है, वो तो शायद बाद में भी आ जाएगा, पर जो बाकी के हैं वो पूरी तरह से काम में आते हैं, उसके बाद में वो फुल ब्लड भी डोनेट कर सकता है। सो देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट। मैडम डोनर कैसे डोनेट करता है ब्लड को? कन्वलेसेंट पेशेंट की बात कर रहा हूँ मैं, और कौन से टेस्ट प्रोसीजर्स फॉलो करते हैं आप लोग जिससे कि सेफ्टी की तरफ हो? जी सबसे पहले जैसे अभी तुंगार सर ने बताया, डोनर स्क्रीनिंग के लिए हम कुछ टेस्ट्स करते हैं, जैसे कि उसका कंप्लीट ब्लड काउंट कितना है, जिसमें कि हम हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट की मात्रा, WBCs कितनी है, ये सारी चीज़ें देखते हैं। कोविड की एंटीबॉडीज़ टेस्ट की जाती हैं, और सारे क्राइटेरियाज में जब वो पास हो रहा है डोनर, उसके बाद जो रूटीन हमारी ब्लड डोनेशन प्रोसीजर होती है उससे ये प्लाज्मा कलेक्शन सी प्रोसीजर थोड़ी डिफरेंट है। अगर हम होल ब्लड डोनेशन की बात करें तो उसमें लगभग 5 से 6 मिनट एक डोनर को ब्लड डोनेशन के लिए लगते हैं,
बट प्लाज्मा कलेक्शन जो प्रोसीजर है उसका एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी है प्लाज्मा फेरेसिस। फेरेसिस का मतलब होता है जो रिक्वायर्ड कंपोनेंट है वो किसी डोनर से हम निकालें और जिन चीज़ों की हमें बाकी कंपोनेंट्स की ज़रूरत नहीं है वो वापस उस डोनर की बॉडी में ट्रांसफ्यूज़ करते हैं। जी जी। तो इस प्रोसीजर में लगभग 40 से 45 मिनट एक डोनर को लगते हैं, जिसमें कि डोनर की वेन जो है वो एक ट्यूबिंग से मशीन में कनेक्ट की जाती है। मशीन में सेंट्रीफ्यूज लगा होता है और वो थोड़ा अमाउंट जो है ब्लड का उस मशीन में आता है, जिससे वो सेंट्रीफ्यूज करके प्लाज्मा जो है वो एक बैग में कलेक्ट होने लगता है और बाकी जो ब्लड के कंपोनेंट्स है जैसे कि हम रेड ब्लड सेल्स या वाइट ब्लड सेल्स की बात करें या प्लेटलेट्स, वो सारी वापस उस डोनर की बॉडी में ट्यूबिंग से चली जाती है। तो ये कंटिन्यूस 35 या 40 मिनट्स तक ये प्रोसीजर चलता रहता है और उससे हम लगभग एक सिटिंग में 400 से आसपास हम प्लाज्मा कलेक्ट कर सकते हैं, बट नॉट मोर देन 500 ml। लेकिन जैसे आपने कहा 400 ml या 500 ml से ज़्यादा कलेक्ट नहीं कर सकते ब्लड में से। अपने मैं बात कर रहा हूँ रिकवर्ड पेशेंट की बात कर रहा हूँ, वहाँ से अपने ब्लड के प्लाज्मा निकाल के उसके एंटीबॉडीज दूसरे को दे दिए जो इन्फेक्टेड पर्सन है, तो इसकी इम्यूनिटी कम नहीं होती मैडम? जी नहीं सर, बिल्कुल नहीं। वो उससे रिकवर हो चुका है, उसने उस चीज़ को, उस इन्फेक्शन को फाइट करके उतनी अमाउंट में एंटीबॉडीज बनाई है कि वो उससे उसकी खुद की इम्यूनिटी कम नहीं हो पाएगी। जी। तो आमतौर पे आप जैसे प्लाज्मा 300 ml का ब्लड बैंक रहता है जो आप कलेक्ट करते हो, उसमें से प्लाज्मा कितना कंपोनेंट हो जाता है? 200 ml, 100 ml ऐसा कुछ होता है? सर एक डोनर से मैक्सिमम हम 500 ml तक कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो रिकमेंडेड डोज है पेशेंट के लिए वो 200 ml के हैं, इसलिए हम लगभग 400 ml प्लाज्मा जो है वो एक डोनर से कलेक्ट करते हैं। जैसे ICMR के गाइडलाइंस है कि आप इतना ब्लड निकाल सकते हो एक पेशेंट से, एक डोनर से, और वापस वो कितने दिन बाद वो डोनेट करता था? 2-3 मंथ्स के बाद डोनेट करता था आमतौर पे। लेकिन प्लाज्मा डोनेशन कितने की फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए? अगर एक तंदुरुस्त पेशेंट है, रिकवर्ड पेशेंट है, तो वो कितना ये कर सकता है डोनेट? अभी हम कोविड-19 इन्फेक्शन के अगर बारे में बात करें तो वो अगर रिकवर्ड भी है, स्टिल ही इज़ अ हेल्दी डोनर, तो प्लाज्मा डोनेशन हम उससे हर 15 दिन में ले सकते हैं। अच्छा। और उसकी जो एंटीबॉडीज़ हैं, ये पाया गया अभी कुछ स्टडीज़ में कि लगभग 50 दिन तक वो एंटीबॉडीज़ उसके शरीर में रहती हैं, तो 15 दिन के अंतराल में वो अप टू 50 डेज तक प्लाज्मा डोनेशन कर सकता है। क्या साइड इफेक्ट्स कुछ हैं मैडम इसके, डोनर के लिए और डोनी के लिए? डोनर के लिए अगर हम साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो ऐसा कोई सीरियस कॉम्प्लिकेशन डोनर के साथ होता नहीं है, लेकिन जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि प्लाज्मा में अपनी बॉडी का मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर होता है, तो कभी कभी प्लाज्मा डोनेशन के दौरान या उसके बाद डोनर को हल्का सा गिडीनेस या चक्कर सा महसूस हो सकता है, बट वो कोई ऐसा सीरियस कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अगर डोनर एडिक्वेट मात्रा में पानी का सेवन करता रहे तो वो चक्कर से बच सकता है। जी। अदरवाइज ऐसे साइड इफेक्ट्स इन जनरल साइड इफेक्ट्स नहीं। तोमर साहब, आपसे पूछना चाहता हूँ कि प्लाज्मा को कैसे स्टोर किया जाता है, उसकी क्या शेल्फ लाइफ रहती है, कब तक यूज़ किया जा सकता है? जी, ये आपने पूछा क्योंकि जैसा बाकी प्लाज्मा के लिए है, क्या है, ब्लड के हम कंपोनेंट्स तैयार करते हैं, उसका प्लाज्मा हम स्टोर करते हैं, वैसे ये भी कन्वलेसेंट प्लाज्मा हम -30 डिग्रीज पर 1 साल तक इसको प्रिजर्व कर सकते हैं। यानी एक बार कलेक्ट करने के बाद में हम यदि उसको उसको पूरा -30 डिग्रीज पर उसको फ्रीज किया जाता है, और उसके बाद में जब पेशेंट को ज़रूरत पड़ती है तो उसको थॉ करके, उसको मेल्ट करके हम पेशेंट को दे सकते हैं। और ऐसा प्लाज्मा जो -30 डिग्रीज पर स्टोर किया हुआ है वो 1 साल तक उसकी लाइफ है, यानी 1 साल तक हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जी सर, आपने एक वर्ड यूज़ किया थॉइंग, तो ये थॉइंग को मतलब आप जो रेफ्रिजरेटेड कंडीशन या फ्रीज के कंडीशंस में उसको निकालते हैं, आप उसको नॉर्मली टेम्परेचर में आने देते हो और फिर उसको यूज़ करते हो, ऐसा कहना? नहीं, उसमें ऐसा है कि प्लाज्मा थॉइंग बात रहता है। क्या होता है, नॉर्मली जब प्लाज्मा पूरा सॉलिड हो जाता है तो उसको हर तरफ से, चारों तरफ से उसको थॉ करना, एक साथ थॉ करने की ज़रूरत रहती है। यदि पार्शली उसको थॉ किया या जैसा ऑर्डिनरी अपना जो वाटर बाथ रहता है उसमें किया तो वो ख़राब हो सकता है। तो ये प्लाज्मा थॉइंग बात में हम उसको रख के उसको पूरा नॉर्मल 37 डिग्रीज पर लाते हैं, उसके बाद में उसको हम पेशेंट को। स्पेसिफिक प्रोसीजर होता है सर इसको? जी हाँ, स्पेसिफिक प्रोसीजर है, जिसको ज़रूरत है वो उस बैग को उस यूनिट को निकाल के हम उस प्लाज्मा थॉइंग बाथ में, इट इज़ अ वाटर बाथ विच इज़ सर्कुलेटिंग वाटर, देयर इज अ पंप इन इट, वो पूरा 37 डिग्रीज का जो पानी है वो उसके साथ वो उसको ऊपर नीचे से आजू बाजू से सबसे एक साथ वो उसको नॉर्मली थॉ कर मेल्ट करते रहता है। फाइनली किस टेम्परेचर पर डोनेशन के लायक हो जाता है? बिलो 37, व्हेन इट इज बिलो 37 इट इज ओके फॉर दैट। एक्चुअली
बहुत ठंडा भी नहीं देना चाहिए। दैट इज दी क्राइटेरिया। जी मैडम, इस प्रोग्राम को देखते हुए कई सारे दर्शकों के मन में आता होगा कि भाई हम भी कुछ ऐसा अच्छा काम करेंगे, डोनेशन का करें, वो लेकिन कोविड पेशेंट नहीं है, नॉर्मल है वो पर्सन, क्या वो पर्सन डोनेट कर सकता है इस सिलसिले में? सर, उनका प्लाज्मा तो कोविड पेशेंट के लिए हेल्पफुल नहीं रहेगा, बट अगर वो हेल्दी हैं, उनको कोविड-19 इन्फेक्शन नहीं हुआ है और वो सारे ब्लड डोनेशन के क्राइटेरियाज फुलफिल कर रहे हैं, तो आपके माध्यम से उनके लिए हम ये ज़रूर अपील कर रहे हैं कि वो खुद सामने आए और एक हेल्दी डोनर की तरह ब्लड डोनेट करें। जी, बट उनका ब्लड शायद, उनका प्लाज्मा शायद कोविड के लिए यूज़फुल नहीं हो, नहीं हो। हाँ, और कुछ उनको बेसिक जो अभी सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स है वो फॉलो करने चाहिए ताकि वो खुद भी सेफ रहें। हैंड हाइजीन फ्रिक्वेंटली रखना चाहिए, मास्क उनको हमेशा इस्तेमाल करना चाहिए। ये सारी अगर वो चीज़ें फॉलो करते रहे तो वो हमेशा हेल्दी रहेंगे और एक हेल्दी डोनर की तरह हमारे हेल्प भी कर सकते हैं। लेकिन मैडम, इसी से एक और जुड़ता हुआ क्वेश्चन ये भी आता है कि जैसे ही कांट डोनेट, मतलब एक हेल्दी पर्सन जो है जिसको कोविड नहीं, क्योंकि इसके प्लाज्मा में वो एंटीबॉडीज नहीं है जो कोविड को फाइट करता है, तो व्हाट आर द अदर पर्पसेस फॉर व्हिच प्लाज्मा कैन बी डोनेटेड? प्लाज्मा जो नॉर्मल ह्यूमन का प्लाज्मा है, अदर देन कोविड, जिसको इन्फेक्शन नहीं हुआ है, कई बार DIC, एक डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोएगुलेशन, एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, उसमें यूज़ किया जाता है। जिन पेशेंट्स का लीवर फेलियर हुआ है उन पेशेंट्स के लिए यूज़ किया जाता है, या जिनमें कोएगुलेशन फैक्टर्स की डेफिशिएंसी है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, उनमें प्लाज्मा यूज़ किया जाता है। कई बार बर्न पेशेंट्स में प्रोटीन सप्लीमेंट की तरफ से भी ये प्लाज्मा जो है वो यूज़ किया जाता है। और कुछ फ्रैक्शनेशन एजेंसीज़ हैं जहाँ पर इन प्लाज्मा से प्लाज्मा प्रोटीन के इंजेक्शंस बनाए जाते हैं, तो उस जगह पर भी प्लाज्मा जो है नॉर्मल पेशेंट डोनर्स का यूज़ होता है। सर, आपसे पूछना चाहूँगा मैं कि एंटीबॉडीज़ जैसा है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, प्लाज्मा के जो एंटीबॉडीज़ है वो इन इन्फेक्टेड पेशेंट, तो क्या उसकी कितनी ड्यूरेशन रहती है सर, उसका शेल्फ लाइफ क्या रहता है? इसमें ऐसा है कि एंटीबॉडीज जो होती हैं वो दो तरह की होती हैं, एक IgM एंटीबॉडी कहते हैं और एक IgG एंटीबॉडी कहते हैं। जहाँ तक कि पेशेंट को ट्रीटमेंट का सवाल है, वैसे IgM एंटीबॉडी हमारी कोई काम की नहीं है और IgM एंटीबॉडी जल्दी तैयार होती है, जल्दी ख़त्म हो जाती है। सो वी आर नॉट टेस्टिंग फॉर द IgM एंटीबॉडी, वी आर टेस्टिंग फॉर द IgG एंटीबॉडी विच स्टार्ट्स अ लिटिल लेटर, थोड़ी देर के बाद में वो तैयार होना शुरू हो जाती है और करीब 28 दिन तक वो पीक उसका आ जाता है। और ये जो एंटीबॉडी फिर धीरे धीरे कम होती है और इसका लाइफ अभी तक तो ऐसा पता चला है कि 50 से 60 दिन तक रहता है। और जैसा कि पहले ही डॉक्टर सोनी ने बताया है कि जो कन्वर्सन प्लाज्मा है, जो डोनर है, वो हर 15 दिन में कर सकता है, पर वो 15 दिन में जब भी डोनेट करने को आएगा हम उसके एंटीबॉडी हमेशा टेस्ट करेंगे। टेस्ट ये एंटीबॉडी का टाइटर जो हमको है, जो 1 in 640 चाहिए, वो तो चाहिए ही चाहिए। उसका ड्यूरेशन इज मोर इम्पोर्टेंट। Duration is around up to 60 days. These antibodies are useful. Can be workable. Yes, that is right. We can every 15 days. अभी कुछ जगह तो ऐसा बोला है कि every 15 days you can donate up to 4 months also. But then we have to see the antibody titer and उसको देख के फिर अपन बता सकते हैं। It depends from person to person. आप दोनों में से कोई भी जवाब दे सकता है कि what are the precautions जो एक डोनर ने लेनी चाहिए before donating this plasma? जैसे कि रूटीन ब्लड डोनेशन में सारी प्रिकॉशंस रखनी चाहिए। सबसे पहले तो उसने कुछ खाया हुआ होना चाहिए, 4 घंटे के अंदर उसे खाली प्लेट जो है वो ब्लड डोनेशन या प्लाज्मा डोनेशन नहीं करना चाहिए। उसकी नींद अच्छे से पूरी होनी चाहिए उस रात को, और कुछ मेडिसिन्स अगर उनकी चल रही है, स्पेशली एंटीबायोटिक्स का अगर सेवन कर रहा है, तो उस बीच में उसे ब्लड या प्लाज्मा डोनेशन नहीं करना चाहिए। कोर्स कंप्लीट होने के 15 दिन बाद वो डोनेशन कर सकता है। और कुछ एहतियात उसको ब्लड डोनेशन के बाद रखनी है, जैसे कि एडिक्वेट मात्रा में उसको पानी का सेवन करना है। उस दिन अतिरिक्त 3-4 ग्लास पानी ज़रूर वो पीता रहे। किसी डोनर को, जैसे हम बात कर रहे थे, गिडीनेस या चक्कर सा अगर महसूस होता है तो उसे जो भी वो काम कर रहा है वो सारे काम उस वक्त छोड़ के बैठ जाना चाहिए, पैर ऊंचा करके लेट लेना चाहिए। जिस जगह से उसने ब्लड डोनेट किया हुआ है, जिस नस में हमने निडल इंजेक्ट की हुई है उस जगह को वो बार बार छुए ना, रगड़े ना उस जगह को। और अगर किसी जगह उनको उस निडल वाली जगह पे अगर कुछ काले या नीले निशान दिखे तो वो ब्लड बैंक को ज़रूर इन्फॉर्म करे कि इस प्रकार से कुछ मेरे साथ एडवर्स इफेक्ट हुआ है। कई बार ऐसे होता है कि निडल से ब्लड जो है वो स्किन के नीचे भी जमा होता है, उसके कारण ये दाग दिखते हैं। तो ये सारी प्रिकॉशंस उसको डोनेशन के बाद रखनी है। Sir, would you like to add something else? Yes, ऐसा है इसमें कि जो प्रिकॉशंस लेना है, प्रिकॉशंस की वजह प्रिवेंशन,
देयर आर सम डिजीज विच इन विच द डोनर शुड नॉट डोनेट एट ऑल. अब जैसा आपको मालूम है कि कोरोना के जो पेशेंट्स हैं, जिनको डायबिटीज़ है, जिनको हाइपरटेंशन है, जिनको हार्ट डिसीज़ है, इम्यूनिटी डाउन है, उनकी इम्यूनिटी डाउन है, देन दीज आर द पीपल हु शुड नॉट, इवन इफ दे रिकवर फ्रॉम कोरोना, दे शुड नॉट कम एंड डोनेट ब्लड बिकॉज इट इज़ लाइकली टू हार्म. यानी उनकी खुद की तबीयत और ख़राब हो सकती है इसमें. और जिनको हार्मोनल थेरेपी शुरू है, ऐसे लोग उन्होंने भी नहीं देनी चाहिए. और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो प्लाज्मा डोनेट करते हैं वो सिर्फ हम पुरुषों से ले सकते हैं या औरतें या स्त्रियाँ जिनको कोई बच्चा नहीं हुआ हो. क्योंकि ये प्लाज्मा में जो कुछ घटक होते हैं वो जो उसको पेशेंट को हम जब देते हैं तो उसके साथ रिएक्ट करके वो उसका जो मर्जी यानी बीमारी है वो और भी ख़राब कर सकती है, जिसको हम कहते हैं कि ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड लंग इंजरी वगैरह. तो वो ऐसा है, आपको मालूम है कोरोना में लंग्स पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है. ये जो घटक है वो जाके और उसको सीरियस करेगा, एडवर्स इफेक्ट. सो ये 2-3 चीज़ें और थोड़ी ख्याल में रखना चाहिए. पता नहीं मैडम, आप भी और सर आप भी बता सकते हो कि ये जो मिथ्स है या फिर रियलिटी फैक्ट्स है. मैं सोचा आपसे चेकआउट कर लूँ इस बात को कि लो ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स को डोनेशन नहीं देनी चाहिए. ऐसा हाउ फार इज इट ट्रू और उसके पीछे मेडिकल रीजनिंग क्या है? जी, ब्लड प्रेशर के लिए सर जो गाइडलाइंस है ब्लड बैंक के लिए वो बिल्कुल फिक्स्ड है कि किस रेंज में हम डोनर को एक्सेप्ट कर सकते हैं ब्लड डोनेशन के लिए. अगर कोई डोनर हाइपरटेंसिव है, ब्लड प्रेशर से ग्रसित है, तो ऐसे डोनर को ब्लड डोनेशन के वक्त उसका हम ब्लड प्रेशर ज़रूर मेजर करते हैं. अगर वो उस वक्त पे नॉर्मल है या उसकी मेडिसिन का डोज 28 दिन के अंदर चेंज नहीं हुआ है तो वो बिल्कुल ब्लड डोनेशन कर सकता है. बट ब्लड डोनेशन के वक्त उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रेंज में होना चाहिए. But that can be brought also, medication. ऐसा है, FDA, मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ, FDA ने जो पहले गाइडलाइंस दी थी उसमें उन्होंने कहा था कि जिसको हाइपरटेंशन है और जिसको डायबिटीज़ है उसका ब्लड लेना ही नहीं है. पर वो अभी चेंज करने का कारण ये है कि आज बहुत से, आप जानते हैं, बहुत से लोगों को डायबिटीज़ भी है, हाइपरटेंशन भी है. यदि ऐसे लोगों से ब्लड नहीं लेंगे तो हो सकता है कि हमारे जो ब्लड डोनर की पॉपुलेशन है वो बहुत कम हो जाएगी. तो उन्होंने अभी ये थोड़ा चेंज कर दिया. जैसे मैडम ने बताया है कि जिसने जो हाइपरटेंसिव है या डायबिटिक है और जो दवाई ले रहा है और जिसकी दवाई 28 दिन में चेंज नहीं हुई है, ऐसा आदमी डोनेट कर सकता है, प्रोवाइडेड हाइपरटेंशन इज़ नॉट देयर, ब्लड प्रेशर इज़ नॉर्मल एंड ब्लड शुगर इज़ ऑल्सो नॉर्मल. जी, इस हिसाब से. मैं परिचय कराना चाहता हूँ श्री अशोक पत्की साहब का, जो हेडगियर ब्लड बैंक के सेक्रेटरी है. और इनसे मैं जानना चाहूँगा कि सर प्लाज्मा बैंक की आखिर ज़रूरत क्यों आन पड़ी है? प्लाज्मा डोनेशन के बारे में आपने तो सुना है, मगर प्लाज्मा बैंक इसलिए चाहिए कि आज आप जानते हैं कि सारे नागपुर में सभी कोविड हॉस्पिटल बन चुके हैं और इतने बड़ी मात्रा में वहाँ पे पेशेंट्स एडमिट है. कोई आईसीयू में है, कोई वेंटिलेटर पे है और इनको प्लाज्मा की बहुत आवश्यकता होती है. और इस सिचुएशन में कई हॉस्पिटल से बार बार फ़ोन आते हैं कि इसको ए पॉजिटिव का प्लाज्मा होना, किसी को बी का होना है, और ये हमारे अगर स्टॉक में नहीं रहा तो हम कैसे प्रोवाइड करेंगे. इसके लिए जो कोविड पेशेंट ठीक हुए हैं उन लोगों को हम रिक्वेस्ट करके फ़ोन कॉल करके बुलाते हैं. उनका सारा एंटीबॉडीज़, प्रोटीन टेस्टिंग, HIV, HbCG, HCV ये सारी टेस्ट करके इफ़ इज़ एलिजिबल फॉर द प्लाज्मा डोनेशन तो हम लोग उनका प्लाज्मा लेते हैं और वो स्टॉक में रखने की कोशिश करते हैं, ताकि ऐसा है कि किसी को चाहिए और हमारे पास नहीं है तो नहीं ना बोलना भी ठीक नहीं है, क्योंकि वो पेशेंट वेंटिलेटर आईसीयू पे होता है तो उसको तुरंत देना जरूरी रहता है. ह्यूमैनिटी पॉइंट ऑफ व्यू करना है. सर, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ, जैसे आपने डोनर्स को बुलाया, डोनर्स से बातचीत की अपने प्लाज्मा डोनेशन के लिए, क्या रिस्पांस रहता है सर? पीपल रियली डोनेट कर लेते हैं या फिर बाद में हिचकिचाते हैं, या उनके कुछ मिथ्स रहते हैं कि भाई ऐसा करूँगा तो मैं बीमार पड़ जाऊँ? जैसा भी डॉक्टर साहब ने बताया कि वो 28 दिन के बाद में, पॉजिटिव आने के 28 दिन बाद वो प्लाज्मा डोनेशन कर सकते हैं, मगर सारे पेशेंट को ये नहीं रहता, एलिजिबल नहीं रहते वो लोग. ये सब होने के बावजूद भी उनको किसी को खांसी रहती है, किसी को बुखार भी कंटिन्यू होता है, तो ये सारी चीज़ें हम टेस्ट कर लेते हैं. वो उनको बुलाने के बाद में सभी टाइटर्स वगैरह सभी सारे अच्छे हैं. उसके बाद में वो स्क्रीनिंग में एक बात और होती है कि 10 लोगों को हम बुलाते हैं कोविड पेशेंट जो ठीक हुए हैं, और उनका जो एंटीबॉडी टेस्टिंग वगैरह जो टेस्ट करते हैं उसमें से पता लगता है कि उनकी एंटीबॉडीज 2-3 लोगों की ठीक रहती है, बाकी लोग रिजेक्ट हो जाते हैं. ऐसा भी अनुभव हमको आता है. सो दैट एवरी टाइम वी आर कॉलिंग ऑन द हायर साइड कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे आए, एंटीबॉडी टेस्टिंग करें. और ये क्राइटेरिया अगर हमने अच्छे से देखा, हम अच्छे से टेस्ट किया, स्क्रीन किया, तो इनकी एंटीबॉडी अच्छी आ सकती है. जी जी.
हेडगेवार ब्लड बैंक इस समय काफ़ी सराहनीय काम करते आ रहा है। पहले से भी इन्होंने अच्छे काम किए, लेकिन उसके बारे में संक्षिप्त एक आइडिया दीजिए सर कि आपका ऑफिस कहाँ पर है, आपके ब्रांचेस के बारे में। डॉक्टर हेडगेवार ब्लड बैंक की स्थापना 1993 में हुई थी और उसके पीछे एक हेतु ऐसा था कि वो जो थैलेसीमिया सिकल सेल पेशेंट्स है उनको पर्याप्त मात्रा में ब्लड नहीं मिलता था। थैलेसीमिया पेशेंट को हर महीने में 2 या 3 बैग चढ़ाना पड़ता है और वो नहीं चढ़ाई तो अपना जीवन अच्छे से व्यतीत नहीं कर सकता है। ऐसे 80 पेशेंट डॉक्टर हेडगेवार ब्लड बैंक ने एडॉप्ट किए हुए हैं और हर महीने उनको 200 से 250 बैग हम उनको चैरिटी तौर पे देते हैं, उनसे एक भी पैसा नहीं लेते। सालाना इसकी अराउंड 18 से 20 लाख रुपए चैरिटी होती है। ये एक ही थैलेसीमिया प्रोजेक्ट के लिए हम लोग इतनी चैरिटी करते हैं। और जैसा आपने बोला कि स्थापना तो ब्लड बैंक है, तो ब्लड बैंक थोड़ा एवरी टाइम इट शुड ग्रो और इन ऑल रिस्पेक्ट वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी है, ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे अवेलेबल है और सभी वर्ल्ड क्लास मशीन पे हम टेस्टिंग सारी कराते हैं। अभी नया एक टेक्नोलॉजी भी इंट्रोड्यूस किया गया 2-3 साल में, दैट इज़ न्यूक्लिक एसिड टेस्टिंग। तो जो गवर्नमेंट ने एलाइजा मशीन पे जो मैंडेटरी टेस्ट किया है HIV, LBCG, HCV, तो वो उसमें ऐसा पता चला है कि 100% ये ठीक नहीं रहता है, उसमें से कोई ये छूट जाता है, 100% इट इज़ नॉट करेक्ट। तो वो जो निगेटिव जो ये आते हैं रिजल्ट्स आते हैं वही हम वो नैट टेस्टिंग पे लगाते हैं, न्यूक्लिक एसिड टेस्टिंग के ऊपर में। जो पॉजिटिव है तो वहीं पे हम डिस्कार्ड कर देते हैं। वो लगाने के बाद भी ऐसा पता चलता है कि लास्ट ईयर हमने 24,000 टेस्ट की उसमें, तो उसमें से कम 115 टेस्ट वे रिएक्टिव। कोई HCV के लिए है, कोई HIV के लिए है और बाकी सारी जॉन्डिस के लिए, हेपेटाइटिस B जिसको हम बोलते हैं। तो अभी हेडगेवार ब्लड बैंक से एकदम 100% सेफेस्ट ब्लड, सुरक्षित ब्लड जो है वो देने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं और भी कोई टेक्नोलॉजीज अभी लाने की बाकी है। वी आर ट्राइंग फॉर दैट ऑल्सो, जो नागपुर में नहीं है ऐसी टेक्नोलॉजी भी हमारे यहाँ पे हम लाएंगे, ऐसी हमारी कोशिश है। और 1-2 साल पहले डॉक्टर हेडगेवार ब्लड बैंक को इवन दो इट इज़ सोशल चैरिटेबल और सभी टेक्नोलॉजी लेके हम चल रहे हैं, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की ओर से एक नागपुर में सेंट्रल इंडिया में हमको सेकंड बेस्ट ब्लड बैंक करके हमको ये मिला है, पारितोषिक मिला है। प्लॉजिबल है सर। इससे पहले कि मैं आपसे पूछूं कि एक मैसेज क्या दोगे आप, मैं डॉक्टर तंगार से मुखातिब होना चाहता हूँ और पूछना चाहता हूँ कि सर इसके पहले 2003 में कभी सार्स की बात हुई थी, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, और बाद में मर्स की बात हुई थी 10 साल बाद 2012-13 में। तो इनमें प्लाज्मा डोनेशन किया गया था ऐसा बताया, और उस बेसिस पर आप इसको वर्कआउट करें क्योंकि स्ट्रैंड्स तो अलग अलग होते हैं। जी बराबर, आपका कहना बराबर है कि मर्स में और सारी जिसको कहते हैं सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन वगैरह, इनमें ये प्लाज्मा का उपयोग किया गया, पर उस वक्त कोई ऐसे उन्होंने जी कंक्लूसिव रिजल्ट्स नहीं। हाँ जी, तो वहाँ पर ऐसा उनको कुछ बहुत ज़्यादा फायदा नहीं दिखा उनको वहाँ पर उस पर। और उस वक्त एक आप समझ लीजिए कि आज जो कोरोना के पेशेंट्स है उसकी मात्रा में वो पेशेंट बहुत कम थे, तो उनमें पूरी तरह से उसका स्टडी नहीं कर पाए। जो प्लाज्मा थेरेपी का वहाँ पर भी फ़ायदा हुआ, पर जितना चाहिए या जैसा चाहिए वैसा नहीं हुआ। पर बाद में यहाँ पर जब कोरोना आया, सबसे पहले तो सोच रहे थे कि एक दवाई नहीं है कोरोना के लिए, फिर इज नो मेडिसिन एज सच, यदि कोरोना का ठीक हो गया तो हो गया। तो लोगों ने सोचा कि ठीक है चलो जो जिसके पास एंटीबॉडी है वो एंटीबॉडी दे के देखेंगे, यदि ठीक हो गया तो कुछ लोगों में ICMR ने बीच में कुछ 100 सेंटर्स में ये स्टडी दिया था और उन्होंने वहाँ पर बताया कि आप ये प्लाज्मा कन्वर्टेड प्लाज्मा कलेक्ट करिए। महाराष्ट्र गवर्नमेंट का भी एक प्लेटिना करके बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, तो उसमें जब देने के बाद में पता चला कि जैसा मैंने आपको पहले बताया कि जो मॉडरेट पेशेंट है उनमें सबसे ज़्यादा फायदा हुआ। जो माइल्ड है उनको देने की ज़रूरत नहीं, पर जो सीवियर पेशेंट पहले या कोई उनका फायदा ही नहीं। सर कई सारे बार हम देखते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में कि जो पेशेंट्स है वो रिकवर हो गए, घर जा रहे वापस बिना वैक्सीन बिना मेडिसिन के, तो फिर बाद में एक मजाक भी उड़ाई जाती है जब वैक्सीन ही नहीं बनाए तो ये ठीक कैसे हो गए। मेरा विश्वास है कि हम भारतीय लोगों में जो हमारी बेसिक इम्यूनिटी जिसको कहते हैं बहुत ज़्यादा है, और हम इस बेसिक इम्यूनिटी के भरोसे पर ये जो कोरोना वायरस का जो हमारे पास पैंडेमिक आया है उससे हम ज़्यादा लड़ सकते हैं। आपको मैंने जैसा पहले बताया कि एक पॉजिटिव रिजल्ट होना ज़रूरी है। क्या होता है, थोड़ा सा सर्दी खांसी हो गई, लोग समझते हैं कि मुझे भी शायद कोरोना हो गया,
तो वो टेस्टिंग नहीं करते। पर मेरा कहना है कि उन्होंने टेस्टिंग करना चाहिए, क्योंकि यदि उन्होंने टेस्टिंग किया और कोरोना पॉजिटिव आया तो दीज आर द मोस्ट फिट पर्सन हु कैन गिव कन्वर्सेंट प्लाज्मा, और उससे थोड़ी मरीज ज़्यादा अच्छी तरह से ठीक हो सकते हैं। यानी क्या है, टेस्टिंग करना ज़रूरी है, ऐसा मुझे लगता है। सर, समय क्या हमें इस कार्यक्रम को रोकना होगा, लेकिन एक मैसेज आपसे मिल जाए। मैसेज यही दूंगा कि ये कोविड सिचुएशन में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने जो इसमें से ठीक हुए हैं उन्होंने आगे आके प्लाज्मा डोनेशन करना चाहिए। और मेरा ये मानना है कि हमने जितने भी अभी 80 से 85 बैग हमने कोविड पेशेंट के लिए इशू किए हैं, उसमें से 45 to 50 आर रिकवर्ड। मैं ये गर्व से कह सकता हूँ। और जो भी हमारे यहाँ पे हमने जो डाटा लिया है, फीडबैक लिया है पेशेंट से, तो वो फीडबैक एक अच्छे आए हुए हैं। ऐसी हमारे उनका स्टडी में वो कुछ भी कहे, मगर हमको जो अनुभव आया है वो एक अच्छा अनुभव आया है। लोगों ने सामने आकर इसमें न घबराते हुए, इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, इट इज़ एज गुड एज ब्लड डोनेशन। मैडम ने अभी सभी चीज़ें आपके सामने बताई है, तो लोगों ने सामने आके ज़्यादा से ज़्यादा तौर पे ये प्लाज्मा डोनेशन करना चाहिए, ऐसा मैं मैसेज दूंगा। और डॉक्टर हेडगेवार ब्लड बैंक एक सोशल और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, तो इसमें आकर आप करें तो हम अच्छी सुविधा, अच्छा ये हम आपको दे सकते हैं। तो इतना ही मैं सर। थैंक यू वेरी मच सर। और जैसे कहते हैं कि सर्विस टू मैनकाइंड इज सर्विस टू गॉड, तो सामने आया, खासकर जैसे सर ने अपील की है कि कोविड रिकवर्ड पेशेंट्स आके प्लाज्मा डोनेशन करें और इस समाज को और बेहतर बनाएं। थैंक यू वेरी मच सर, इट इज़ अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। धन्यवाद। थैंक यू सर।